Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and recently I've been getting many requests from my watchers to analyze the latest MEG 05 paper so that they can have a better understanding on this. So this is what we are going to cover in today's video. If anyone wishes to get the analysis of September 2020 paper, they can check the link in description. Let us begin the video now. लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए एंड दी एस्पायरेंट्स वर सपोज टू डू 5 क्वेश्चन जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था लेकिन उसमें भी इंटरनल चॉइस थी. सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं. हमार्टिया, पोएटिक डिक्शन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड ओरिएंटलिज्म. फर्स्ट क्वेश्चन में 4 में से किन्हीं 2 टॉपिक्स पर नोट्स लिखने थे एंड पर नोट पर ऑप्शन यू आर सपोज टू गेट 10 मार्क्स. द फर्स्ट वन इज हमार्टिया. तो सबसे पहले हम लोग हमार्टिया को डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हमार्टिया का मतलब होता है एक फ्लॉ इन द कैरेक्टर विच लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन अ ट्रेजेडी. ट्रेजेडीज तो हम सब ने ही पढ़ी हैं. MEG 2 में भी थी हैमलेट, जिसमें कि किसी कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है, प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल होता है स्पेसिफिकली अपनी ही किसी गलती की वजह से. हमार्टिया इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर्स ट्रेजिक फ्लॉ और मिस्टेक इन जजमेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू देयर डाउनफॉल. एरिस्टोटल ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था इन हिज पोएटिक्स डिस्क्राइबिंग द ट्रेजिक हीरो एज अ मैन ऑफ नोबल रैंक and nature whose misfortune is not brought about by villainy but by some error of judgment जिसको हमार्टिया कहा गया. So you need to explain everything with detailed examples. Here many examples can be given. Example of Oedipus, example of Othello, example of Hamlet, any example where there have been a flaw which was responsible for the downfall of the protagonist. नेक्स्ट टर्म दैट यू आर सपोज टू एक्सप्लेन इज पोएटिक डिक्शन. हिंदी में अगर बोलें तो इसका मतलब होगा कवि शैली. पोएटिक डिक्शन इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द लिंग्विस्टिक स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज, द वोकैबुलरी, द मेटाफर्स यूज्ड इन राइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पोएट्री और एनी टेक्स्ट. इन जनरल पोएटिक डिक्शन मीन्स चॉइस ऑफ वर्ड्स. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चॉइस ऑफ वर्ड्स विच lends a unique style for each individual, each poet, each author. Next one, objective correlative. Very interesting term used by T.S. Eliot. T.S. Eliot used this phrase to describe a set of objects, set of situation, set of chain of events which shall be the formula of the particular emotion. अगर रीडर्स के अंदर कोई इमोशन जागृत करना है तो उसी तरीके के ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट्स यूज किए जाने चाहिए. इट वॉज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय हिम T.S. Eliot in his essay Hamlet and his Problems to refer to image, action or situation, usually a pattern of image, pattern of action, pattern of situation that somehow evokes a particular emotion from the reader without stating what that emotion should be. तो अगर राइटर को रीडर्स के अंदर कोई इमोशन इवोक करवाना है तो उसी इमोशन से रिलेटेड इवेंट्स, इमेजेस, एक्शन, सिचुएशन क्रिएट की जानी चाहिए बाय द राइटर. अकॉर्डिंग टू एलियट द फीलिंग ऑफ हैमलेट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. द फीलिंग्स ऑफ हैमलेट आर नॉट सफिशिएंटली सपोर्टेड बाय द स्टोरी एंड द अदर कैरेक्टर्स, चेन ऑफ इवेंट्स एंड this is why he calls Hamlet a failure as well on terms of objective correlative. So you really need to understand the term in detail with extensive examples to write down in your exam. Next one, Orientalism. The term is a part of post-colonial theory of Edward Said. Edward Said जिन्होंने 1978 में Orientalism नाम से एक बुक भी लिखी है और इस टर्म को बहुत अच्छे से डिफाइन किया. बेसिकली Orientalism is the representation of Asia, specifically the colonized Asia, in a stereotyped way that is regarded as embodying a colonialist or Western attitude. So East और West के बीच का डिफरेंस स्टीरियोटिपिकली किस तरीके से देखा जाता है इन सिंपल टर्म्स, दैट इज व्हाट वी कॉल ओरिएंटलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्लेटो एंड एरिस्टोटल, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स for any student who is doing literary criticism and theory.
The question is, compare and contrast in your words Plato and Aristotle as literary theorists. Plato and Aristotle, as I told, are two of the most influential philosophers in history, and Plato was the most important literary critic before Aristotle. He was a teacher and had his own academy. His literary criticism is contained in his dialogues and in Republic, and Aristotle was the great disciple, the student of Plato. There are many theories of both, especially about poetry. अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्लेटो, पोएट्री इमिटेट्स ओनली सुपरफिशियल अपीयरेंसेस लाइक अ पेंटर. पेंटर क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर पेंट करता है, उसी तरीके से पोएट को भी मानते हैं प्लेटो. बट एरिस्टोटल बिलीव दैट पोएट्री नॉट ओनली इमिटेट्स द एक्सटर्नल but also the internal emotions. The main difference is their attitude towards poetry, with Plato opposed to poetry on the grounds of its ontological status, and Aristotle giving it qualified approval on ethical and political ground. Plato opposes poetry because he considers it is an imitation of the sensibility, which in turn are imitations of the form. So poetry, basically any artistic device, is twice removed from reality. You need to study their views very thoroughly, and these two, again, I'll say, very important philosophers for literary criticism. Next one, question number 3. Present in your own words the romantic theory of knowledge. This is from block 3, romantic criticism. The romantic theory of knowledge basically एक questioning है इस पूरे world view की. Human mind or self is not passive but active and creative. Human mind हमेशा बहुत creative होता है. It not only modifies what it receives but in a significant sense creates it. हमारा mind बहुत ज़्यादा creative होता है, बहुत सारी चीज़ों को create करता है. Man is an individual and autonomous entity, autonomous being, a mysterious tank of boundless potential and boundless creativity. जो ह्यूमन बीइंग है वो एक टैंक है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल, बहुत क्रिएटिविटी है. एंड इट इज़ नॉट द जनरल विच इज़ द मोस्ट वैल्यूबल बट दैट विच इज़ इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर. तो लोगों को मिलाकर नहीं हम कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. हर इंडिविजुअल अपने आप में बहुत पर्टिकुलर, बहुत टैलेंटेड है. दिस इज़ व्हाट द रोमांटिक थियोरी ऑफ नॉलेज इज़. The theory that all human knowledge is based on experience derived from our senses. You need to study Wordsworth and Coleridge deeply to understand the romanticism concepts. This question is about T.S. Eliot. एक ही एग्जाम में 2 questions T.S. Eliot के concepts के बारे में आ गए हैं. You may have an idea about his importance as a writer. What does T.S. Eliot mean by the term dissociation of sensibility? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक टर्म जो कि टी.एस. एलियट ने यूज़ की है अपने ऐसे में द मेटाफिजिकल पोएट्स. इट रेफर्स टू द वे इन विच intellectual thoughts, intelligent thoughts were separated from the experience of feeling in 17th century poetry. तो हमारे इलियट जी कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल थॉट्स को एक्सपीरियंस से अलग कर दिया गया था 17th century में. इलियट यूजेस John Donne's poetry as the most prominent example of united sensibility and thought. और वो खुद यही कहते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्स अपनी सेंसिबिलिटी, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस को कंबाइन करके लिखा करते थे. Eliot is of the view that poets of 17th century possessed a certain kind of mechanism of sensibility which could produce any kind of experience. They are simple, artificial, difficult, or fantastic. Eliot argues that for metaphysical poets, a thought was an experience. Metaphysical poets जिस भी थॉट को पोएट्री में कन्वर्ट किया करते थे, ऐसा लगता था कि वो उनका खुद का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया करते थे. इट वॉज इंटीग्रेटेड विद इमोशनल एंड बॉडीली रेस्पॉन्स एज वेल. सिंस द टाइम ऑफ जॉन मिल्टन, थॉट has been divorced from feeling. Thoughts और feelings थोड़ी सी अलग अलग हो गई हैं. And Tennyson and Browning are poets and they think, but they do not feel their thought as immediately as the odor of rose. Tennyson और Browning की thoughts में हमारे poet को डेप्थ की, इलियट जी को डेप्थ की कमी नजर आती है. A thought to Donne was an experience and it modified his sensibility. Eliot basically does not regard Tennyson and Browning as great poets. He says they have ideas but they fail to transmit
their ideas into perfect, deeper emotions with sensations. Next question is about Ellen Showalter. एलन शोवाल्टर जो कि एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है, उनके बारे में ये क्वेश्चन. डिस्कस एलन शोवाल्टर्स फेमिनिस्ट कंसर्न्स इन लिटरेचर. एलन शोवाल्टर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन क्रिटिक है, फेमस फॉर हर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म विच इज अ women centric approach to literary analysis. Showalter even coined the term gynocritics to describe literary criticism based on a female perspective. गाइनोक्रिटिसिज्म के बारे में ही आप लिखेंगे इस आंसर में. गाइनोक्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ वुमेन्स राइटिंग एंड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय एलन शोवाल्टर इन 1979 to refer to a form of feminist literary criticism that is concerned with women as writers. Next question. How is deconstructive reading of a poem different from a structuralist reading of it? वेरी स्मार्ट क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ने डीकंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरलिज्म दोनों के बारे में पूछ लिया है. डीकंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं पहले. डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी एनालिसिस डिराइव्ड मेनली फ्रॉम द वर्क बिगिन इन 1960s by French philosopher Jacques Derrida that questions the fundamental oppositions in philosophy through a close examination of language. So, deconstruction is basically a way of understanding how something was created. किसी भी चीज़ को create कैसे किया गया था. Usually things like art books, poems and other writings, how they were created. Deconstruction is breaking something down into smaller parts. Deconstruction looks at the smaller parts that were used to create an object. And साथ ही साथ it involves the close reading of text in order to demonstrate that any given text has contradictory meanings. दो तरीके की philosophies किसी text से निकल कर आ सकती हैं, that too very contradictory rather than being a unified logical whole. For example, we can say अगर हम किसी भी पोइट्री, किसी भी टेक्स्ट में से कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन आइडिया को मिलाकर कौन से कॉन्ट्रास्ट आइडियाज हैं जिनको मिलाकर वो टेक्स्ट बना है, दैट इज व्हाट वी कॉल डीकंस्ट्रक्शन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आपने जयंत महापात्रा की हंगर, ये पोइट्री लगभग सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी. तो हंगर का अगर हम इवन टाइटल एनालिसिस ही करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हंगर्स, वन द सेक्सुअल एंड द अनदर वन hunger for food. समझते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में. Structuralism was a term which was marked and bloomed in 1950s and 60s, you can say 50s and 60s, and it was developed by Swiss linguist Ferdinand de Saussure. To understand the structuralism of this poem, Hunger, we need to know the meaning of the words and phrases used in a particular poetry. When a structuralist critic look at a poem, for example, they are not looking to interpret the work as the product of poet's state of mind at a particular time or as a reflection of the period in which the poem was written. Historical, social, economic and political concerns are not at all important to a structuralist. Instead, a structuralist critic looks at the structure of a poem. किसी भी तरीके की पोइट्री है, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेगा whether it is sonnet, whether it is villanelle or which category it falls into, and the structuralist will try to know its vocabulary, its sentence structure, use of the metaphorical language. Structuralism basically will focus on what is intrinsic to the work. वर्क के अंदर क्या है, वर्क के बाहर क्या है, किन सर्कमस्टांसेस में लिखा गया था, क्या हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, वो नहीं देखते. इट इग्नोर्स एक्सट्रिंसिक मैटर, इट कॉन्सेंट्रेट ऑन इंट्रिंसिक मैटर ओनली. अब हम इस पोएट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, हंगर का ही, जिसके बारे में हमने डीकंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा. While doing a structuralism analysis, we will try to understand the language of the poetry in sign and signified terms. The poetry Hunger is notable for its directness in approaching the topic of the sexual trait involving a father and his daughter. One example from the poetry itself. पोइट्री में हमारी एक डायलॉग आता है, Will you have her? अगर किसी ने पोइट्री नहीं पढ़ी है तो प्लीज ध्यान से पढ़िए. इट इज अ वेरी गुड पोम. द फिशरमैन सेज टू द स्पीकर, विल यू हैव हर. तो अब हमें यहाँ पर एक एक वर्ड को समझने की जरूरत है. ये हर किसके लिए यूज किया गया है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म हैव हियर. यहाँ पर खाने से मतलब नहीं है.
Her here refers to the daughter of the fisherman whom he offers to the poet to have sex with her. It is quite strange and impossible, as no father ever offers his daughter to strangers for quenching their sexual thirst. So, structuralism is how, with the arrangement of the words, language, metaphorical language, allusions, we understand a particular poetry. Next, question number 7. What is meant by postmodernism? Discuss with reference to Lyotard. Postmodernism is a very broad movement that developed in the mid to late 20th century across philosophy, arts, architecture, and criticism, making a departure from modernism. Postmodernism literature is a form of literature that is characterized by the use of metafiction, unreliable narration, self-reflexivity, intertextuality, and which often thematizes both historical and political issues as well. Midnight Children by Salman Rushdie is a very good example of postmodernism. लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है लियोटार्ड की। तो हम बात करने वाले हैं लियोटार्ड के बारे में। जॉन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, he has provided a philosophical framework for postmodernism, and his book The Postmodern Condition has proved to be the major text for debates on postmodernism. In this 1979 book, Lyotard criticizes meta-narratives. Meta-narratives का मतलब होता है the narratives of historical meaning, experience or knowledge. And Lyotard says that meta-narratives have become weak because of the technological progress in areas of communication, mass media and computer science. The book basically represents a certain kind of skepticism, or we can say distrust, against meaning and value system and rejection of universality or objectivity. Lyotard basically, according to me, accurately predicts that unless something is computerized, it won't feel scientific, leading to the development of technological growth. Then the internet happened, so maybe he was right. The work was published in 1979 as a retaliation against the large meta-narratives of modernism, and he himself says, I define postmodernism as incredulity or skepticism towards meta-narratives. Anyhow, you need to study postmodernism in detail with all the features, in fact all the topics in detail, to prepare well for your exams. I hope this analysis has been helpful, and you may send a query to join our online class as per the contact detail given in the description. Best of luck for the exams, and do not forget to share and subscribe the channel.